हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू फाउंडेशन क्लासेस। थोड़ा सा अपसेट यूँ हूँ कि आप देख सकते हो मैंने पूरी क्लास ले ली थी। ये मैंने सिर्फ डायग्राम बनाया था, बाकी भी पूरी क्लास ले चुका था। बट बाद में पीछे जाके देखा तो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, क्योंकि कैमरा बीच में ही ऑफ हो गया। मेमोरी जो है फुल हो चुकी थी, तो उसमें दिखा रहा है कि मेमोरी इज़ ऑलरेडी फुल, सो नो वीडियो रिकॉर्डेड। बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है, लेकिन वीडियो अपलोड करना ज़रूरी है, इसलिए मैं फिर से आपके सामने दोबारा उसे रीलोड करने जा रहा हूँ, रीशूट करने जा रहा हूँ। और बार बार डायग्राम बना पाना इतना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ेगा, और टाइम टेकिंग भी है। ऑलरेडी 12 हो चुका है नाइट का। तो हम लोग आगे ऐसे इसी में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। इज़ वेरी क्लियर डायग्राम, और सारी चीज़ें क्लियरली लिखी भी हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसमें मैं पूरा का पूरा डिटेल में समझा पाऊँ। ओके, आई एम रियली वेरी सॉरी, बट क्या करूँ, ये सब टेक्निकल फॉल्ट्स हैं जो कि धीरे धीरे आ रही हैं रूटीन में। ओके, तो आई होप आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए, एज वी नो कि जो हमारा ये जो डायग्राम है ये किसका है, ये है हमारा नेफ्रॉन का। और हम वी ऑलरेडी नो कि नेफ्रॉन जो है वो यूनिट है, इसकी जो फिल्ट्रेशन यूनिट है ह्यूमन में वो कौन है, नेफ्रॉन है। क्वेश्चन ये पूछेंगे कि जो फिल्टरिंग ऑर्गेन है वो कौन है, किडनी है। क्या है, किडनी। लेकिन उसकी जो यूनिट कौन है, अगर यूनिट पूछ लेते हैं तो आपको यूनिट कौन सी बतानी पड़ेगी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फिल्ट्रेशन यूनिट। ओके, तो चलिए पहले हम लोग इसके डायग्राम के बारे में बात कर लेंगे। डायग्राम क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एफरेंट आर्टरी। मैं एक बार चेक कर लूँ क्या रिकॉर्डिंग चल रही है, फिर से ऑफ हो जाए। ठीक है, चल रही है रिकॉर्डिंग। तो एफरेंट आर्टरी से स्टार्ट करेंगे। देखिए एफरेंट आर्टरी जो होती है उसका ल्यूमन थोड़ा सा बड़ा होगा इन कंपेरिजन टू इफरेंट आर्टरी। देखो ए और ई का डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना। ए एफरेंट आर्टरी है, ई इफरेंट आर्टरी है। अब एफरेंट का जो ल्यूमेन है, इट इज बिगर देन द इफरेंट आर्टरी। व्हाई? बिकॉज इट क्रिएट्स अ प्रेशर। अगर ये दोनों सिमिलर होते तो क्या होगा, प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाएगा, और यहाँ ग्लोमेरुलस जो हमारा टेंजाइल स्ट्रक्चर है वहाँ पर फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिल्टर करने के लिए थोड़ा सा प्रेशर भी रिक्वायर्ड है। इसके बाद आता है बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल जो इसको कलेक्ट करेगा, कलेक्टिंग यूनिट है। फिर इसके बाद आएगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले का पार्ट है जो यू शेप्ड पार्ट है। क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं विच पार्ट इज यू शेप्ड इन द नेफ्रॉन, तो यू कैन से लूप ऑफ हेनले। ओके, इसके बाद है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एंड देन गो टू द डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये रहा डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला पार्ट है डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। फिर कलेक्टिंग डक्ट है, एंड मैनी कलेक्टिंग डक्ट go into the ureter go into urinary bladder where urine is stored, and then urethra and urethral opening. Okay, चलिए, तो आपको ये पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा कि जो इफरेंट है वो क्या करती है, इफरेंट आर्टरी का काम क्या है, एफरेंट और इफरेंट आर्टरीज क्या है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि कलेक्टिंग एक टेंजाइल स्ट्रक्चर होता है जो फिल्टर का काम करता है, तो आप कहेंगे ग्लोमेरुलस। सेकेंड पॉइंट कि रीनल, जो ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल कलेक्टिवली कॉल्ड एज रीनल कैप्सूल और कॉर्टिकल कैप्सूल। ओके, फिर एक क्वेश्चन ये कि इसका सीक्वेंस बताइए, तो सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले ग्लोमेरुलस है, फिर बोमन्स कैप्सूल है, बोमन्स कैप्सूल के बाद क्या आएगा, पीसीटी आएगा, पीसीटी के बाद डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद आएगा आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद आएगा डीसीटी यानी डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट के बाद आपका यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल ओपनिंग। तो ये आपको सीक्वेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब बात आती है आगे, देखिए सब फिल्ट्रेशन की बात करेंगे यहाँ पर। फिल्ट्रेशन, ठीक है, कैसे फिल्ट्रेशन होगा, कहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन
एब्जॉर्प्शन होगा। देखो बच्चों, आप लोग भी मुझे पता है बहुत मेहनती हो, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, शादियों का सीज़न चल रहा है, मन बहुत होता होगा, वाह सब चले यार बंठन के जरा शादी पार्टी वार्टी करके आते हैं, खा पी के मज़े करके। लेकिन यार थोड़ा मन पे कंट्रोल करो, मन जो है वह मतलब आपको पता चंचल होता है, इधर उधर भागता है ना, कि भाई ला यार गेम खेल लें, 2 मिनट देखें फेसबुक पे अपडेट क्या है, व्हाट्सएप पे कितने अंडे दिए लोगों ने, है ना, वो व्हाट्सएप का अंडा बन के आता है, तो व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन में क्या आ रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन यार उस चीज़ को कंट्रोल करो, मन की चंचलता को रोको, है ना, क्योंकि अगर मन चंचल रहेगा तो आपका फिर ध्यान भंग होगा, बार बार इधर उधर भागेगा। थोड़े दिन की बात है यार, एग्ज़ाम निपट जाए, फिर बिंदास ऐश करना थोड़े दिन, 2-4 दिन के लिए, उसके बाद भी लगना है, क्योंकि अभी दिस इज़ नॉट द फाइनल एग्जाम, दिस इज़ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म अभी बाकी है मेरे दोस्त, यानी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ऑल दी वेरी बेस्ट, लगे रहो, बिंदास लगे रहो, सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, और क्या बोलते हैं, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, यूं ही नौका पार नहीं होती। खैर जो भी है, आप मेरा मतलब तो समझ ही रहे होगे। ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे आगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बोमन्स कैप्सूल। तो बोमन्स कैप्सूल से जो फिल्ट्रेशन होता है, जहाँ पर जब ब्लड फिल्टर होके नीचे आता है, कहाँ पर, पीसीटी में, ठीक है, यानी पहले आएगा बोमन्स कैप्सूल में, फिर पीसीटी में। तो देखिए जब बोमन्स कैप्सूल में आता है तो वहाँ पे आरबीसी और लार्ज प्रोटीन्स नहीं होते, वो पूरे के पूरे फिल्टर होके कहाँ, इफरेंट आर्टरीज के थ्रू चले जाते हैं बाहर। फिर जो होगा, जो चीज़ें होंगी उसमें वो क्या क्या होंगी ये आप समझ लें। देखिए आरबीसी और ये लार्ज प्रोटीन्स नहीं होंगे, नॉट फाउंड, ये पूछा जाता है, ठीक है, कि क्या नहीं होगा, तो आप बता देंगे आरबीसी लार्ज प्रोटीन्स उसमें नहीं पाए जाएंगे। जबकि NaCl, HCO3, वाटर, ग्लूकोज, यूरिया, आयंस और क्रिएटिनाइन, ये सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी, किसमें, जब बोमन्स कैप्सूल से फिल्टर होगा, जो फिल्ट्रेट है। अब आएगा पीसीटी में। देखिए पीसीटी में जाएगा तो वहाँ पर अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, किस क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन जिसे बोलेंगे। यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होगा, क्या होगा बेटा, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। रीअब्जॉर्प्शन किस किस का होगा, देखो NaCl और वाटर, ज़्यादातर मात्रा जो पार्ट है वो NaCl और वाटर का यहाँ पर अब्जॉर्ब होगा, कहाँ पर, पीसीटी में यार, ये जगह पर। उसके बाद ग्लूकोज, एक क्वेश्चन ये आएगा कंप्लीटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज यहाँ पर कंप्लीटली अब्जॉर्ब हो जाता है पीसीटी के द्वारा। पीसीटी पूरा पूरा जो है, पीसीटी जो है वो कंप्लीट अब्जॉर्प्शन कर लेता है ग्लूकोज का, ठीक है, बहुत भूखा बैठा है, जैसे ही मिलता ग्लूकोज को खींच लेता है, कहता आओ बेटा तुम आ जाओ इधर, भूख लग रही। खैर फिर उसके बाद आते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, देखिए यहाँ पर जब ग्लूकोज और जो मिनरल्स हैं वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो फिर आता है डीसीटी में, जब जो फिल्ट्रेट आता है डीसीटी में, वो कैसा होता है, वो जब निकल चुका है ना ज़्यादातर मटेरियल, तो अब्जॉर्ब हो गया है, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जाता है, सॉरी हाइपोटोनिक। और आपको पता है कि यहाँ पर जो ब्लड वेसल चल रही है साथ में, ये देखो कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी कैसी है, ये हाइपोटोनिक हो जाता है और ये हाइपरटोनिक हो जाता है। आपको पता है वाटर का मूवमेंट हाइपोटोनिक सोल्यूशन से किधर होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ होता है। तो यहाँ पर क्या, ये हाइपरटोनिक है, ये हाइपोटोनिक है, तो पानी का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, पानी बहुत सारा मात्रा में यहाँ पर अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब यहाँ पे पानी जब चला गया तो यहाँ पे यानी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई सोल्यूशन की अगेन, और इस वजह से जो NaCl यानी सोडियम जो है, NaCl है, जो इसका कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए किधर मूव हो जाएगा, वो भी यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, कहाँ पर, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो डिफ्यूज़न कहता है कि जहाँ जब भी मतलब अनइवन क्वांटिटी होगी मिनरल्स की, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, किसका, मिनरल्स का, ठीक है। जबकि वाटर में, वाटर का केस अलग है, वहाँ पर क्या होता है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन, इट मीन्स जहाँ पर मिनरल्स कम है, जो डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, वहाँ से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ वाटर का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ओके, चलिए मैं चेक कर लूँ जरा सा, थैंक गॉड अभी तो चल रहा है ना, अभी चल रहा है, शायद मेमोरी इसमें कम रह गई है। खैर ठीक है बेटा, समझ आया। तो अभी यहाँ पर हो गया NaCl का अब्जॉर्प्शन।
अब कहानी आगे बढ़ती है और कहाँ जाती है, DCT में जाती है। कहाँ जाती है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाती है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि K+ और H+ आयंस जो हैं कहाँ जाएंगे, इनसाइड जाएंगे, मतलब इसमें यहाँ पर सेक्रेशन होगा और ये जो हमारा फिल्ट्रेट है इसमें K+ और H+ आयंस चले जाएंगे। जबकि अब्जॉर्प्शन NaCl और वाटर का अगेन यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि ग्लूकोज तो भैया पहले ही चला गया, RBC अंदर आई नहीं, लार्ज प्रोटीन्स आए नहीं, क्रिएटिनाइन में बाहर निकालना है, यूरिया में बाहर निकालना, तो अब्जॉर्प्शन होगा नहीं, तो यहाँ पर सारा अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। यहाँ पर जो यूरिया का जो यू शेप्ड है, यहाँ पर यूरिया का जो है सेक्रेशन होता है इनसाइड में। ठीक है, खैर वो बात की बात है, लिख देता हूँ सेक्रेशन ऑफ यूरिया, सेक्रेशन ऑफ यूरिया। ठीक है बच्चा, सेक्रेशन ऑफ यूरिया। खैर ठीक है, सेक्रेशन ऑफ यूरिया। अब देखिए यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बताता चल रहा हूँ। जो DCT है यहाँ पर NaCl और वाटर का अगेन अब्जॉर्प्शन होता है अंडर द इम्पैक्ट ऑफ एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स के अंडर में। इज दैट क्लियर? कहाँ पर, DCT में। तो क्वेश्चन ही पूछ लेंगे कि एल्डोस्टेरॉन का जो हार्मोन है उसका इम्पैक्ट कहाँ पर होता है, तो आप बताएंगे कहाँ पर, DCT में होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ओके, अब चलिए ये आगे बढ़ेगी कहानी और कहाँ जाएगी, हमारी कलेक्टिंग डक्ट में। अब कलेक्टिंग डक्ट में फिर वाटर का अब्जॉर्प्शन होगा, NaCl का अब्जॉर्प्शन अगेन होगा और सेक्रेशन किसका हो जाएगा, K+ आयन का सेक्रेशन होगा, H+ आयन का सेक्रेशन होगा। ये क्या है, एंटी डायूरिनल। अब ये किस वजह से होगा, ये फिर यहाँ पे एक हार्मोन काम करेगा जिसका नाम है ADH, एंटी डायूरिनल हार्मोन, ये आएगा। अब ये सारा कुछ सेक्रेशन होगा और अब यहाँ पर कोई भी सेक्रेशन या अब्जॉर्प्शन की गुंजाइश खत्म हो चुकी होती है। अब ये कहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया यूरेटर में, और यूरेटर में अब ये दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूरिया, वाटर, NaCl, K+, HCO3 आयंस एंड एज वेल एज क्रिटेनाइन भी इसमें पाया जाएगा, इसमें क्रिटेनाइन भी पाया जाएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्रिटेनाइन। ठीक है, और यहीं पर क्या कहलाएगा, ये यूरिन कहलाएगा यहीं पर, मतलब वैसे बेसिकली कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन कहलाएगा, और यहाँ पर ये यूरिन आएगा कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में जो है यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिया है वो कलेक्ट हो जाता है, यूरिन जो है वो कलेक्ट हो जाता है और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर ओपन किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब कहानी यहाँ पे कुछ चीज़ें और समझ लें, जैसे कुछ ऑर्गेन्स के बारे में, कुछ यूनिट्स के बारे में समझ लें जो सेक्रेशन करती हैं अदर ऑर्गेन्स में। ठीक है, जैसे हम अगर ऑर्गेनिज्म में, जैसे मान लीजिए हम प्लेटीहेल्मिन्थीस की बात करें, प्लेटीहेल्मिन्थीस जिनमें हम लोग फ्लैट वर्म आते हैं। क्या आते हैं बेटा, फ्लैट वर्म। ठीक है, फ्लेम सेल्स होती हैं, क्या कहलाती हैं, फ्लेम सेल्स। ठीक है, उसी तरह से हमारे एनालिट्स, ठीक है, एनालिट्स जैसे कि अर्थवर्म और लीच। ठीक है, इसमें पाया जाता है नेफ्रीडिया जो होते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ किडनीज हैं। प्रिमिटिव टाइप ऑफ किडनी मतलब किडनी बनने की शुरुआत हुई है। आपने अगर वो पढ़ रखा होगा पहले जो क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा कि जो नेफ्रीडिया है यही मतलब एनालिट्स से ही स्टार्ट होता है। क्या, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट होता है, प्रिमिटिव किडनी है ये नेफ्रीडिया। ठीक है, उसी तरह से अगर हम आर्थ्रोपोडा में बात करेंगे, आर्थ्रोपोडा जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं, जिसमें इंसेक्ट आते हैं, उसमें पाई जाती है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। क्या पाई जाती है बेटा, मेलपिगियन ट्यूब्यूल। ठीक है, ये पाए जाते हैं। तो ये कुछ पार्ट्स हो गए अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जिनमें ये सेक्रेशन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो आपके पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये फिनिश हुआ। तो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो आप एफेंट के बारे में जान लिए। ग्लोमेरुलस क्या है, ग्लोमेरुलस टेंजाइल स्ट्रक्चर है, ये पूछा जाता है। इसका सीक्वेंस पूछा जाता है कि किस तरह से ग्लोमेरुलस आता है, फिर बोमन्स कैप्सूल आ गया, फिर PCT, फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और उसके बाद DCT आएगा, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आएंगे, उसके बाद यूरेटर,
यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो आपको बेटा सीक्वेंस अच्छे से याद होना चाहिए, कहाँ पर अब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन हुआ। तो ध्यान रखेंगे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो एक तो ये है कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, डीसीटी में होता है। कहाँ, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में हो जाएगा। और यहाँ पर जो पीसीटी है हमारा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और पीसीटी जो है यहाँ पर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन किसका हो जाता है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज पूरी तरह से यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर ग्लूकोज जो है वो पीसीटी में होता है। बेटा याद कर लो, बार बार याद कर लो। और एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का इंपैक्ट कहाँ पे होता है, डीसीटी में होता है, जिसकी वजह से NaCl और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। अगेन NaCl और वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ये होता है कलेक्टिंग डक्ट में। पूछा था कलेक्टिंग डक्ट में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो आप कहेंगे वाटर और NaCl का किस हार्मोन का इंपैक्ट होता है, ADH का। किसका, ADH का, एंटी डायूरिनल हार्मोन्स का, ठीक है। और इस तरह से ये सारी जो प्रोसेस है वो फिनिश होती है। बात समझ आई। जहाँ पे बेटा प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं यू शेप्ड कौन सा है पार्ट, तो आप बताएंगे लूप ऑफ हेनले। ओके, तो आपको मैंने वैसे ये सब लिखा हुआ। अच्छा एक चीज़ और रह गई, हाँ, यूरिया की बात हो रही है, क्योंकि यूरिया जो है हमारा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है यूरिया। तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो आपको इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। ये अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला अगर हम लोग लिखेंगे तो CaNH2 होल ट्वाइस, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। या आपको इस तरह से भी लिखा मिल सकता है, NH2, ठीक है। या तो ऐसे लिखा मिल सकता है आपको, या इस तरह से भी लिखा मिल सकता है। बच्चों ये इससे को कंफ्यूज करने के लिए ये सब तरीके, ठीक है। एग्जामिनर अगर घुमाना चाहे या ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। तो ये सभी फार्मूले जो हैं आपके क्या है, ये सभी जो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है किसको, यूरिया को। तो यूरिया जो है हमारे अंदर क्या है, एक एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है। किसका, ये नाइट्रोजनस प्रोडक्ट है। ये प्रोटीन के डीजनरेशन से बनता है। वेरी हार्मफुल, वेरी पॉइजनस, इसलिए इसका निकलना बॉडी से बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आई होप ये पूरा ये आपको डिटेल समझ में आएगा। अगर नहीं आई हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं फिर से मेहनत करूँगा, फिर आपको दोबारा ये वीडियो बना के दूंगा। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम तो नियर अबाउट है, ये तो आप पढ़ के निकाल ही लोगे, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में भी ये सब चीज़ें आने वाली हैं। ये अलग बात है कि यहाँ पर जो आपका है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे टिक करना, लेकिन आपको जो फाइनल एग्जाम है वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव होगा, आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा पूरे प्रोसेसेस को। और ये भी मान के चलिए कि वो एग्ज़ाम थोड़ा सा एडवांस होगा। क्यों, क्योंकि MCQs देने के बाद उन्हें पता है कि MCQs में अच्छा परफॉर्म कर ही लेंगे बच्चे, तो फाइनली वो एग्ज़ाम थोड़ा सा हार्ड भी होने वाला है। और कैसा भी हो, ईजी हो, हार्ड हो, जिन बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी होती है वो हर हाल में विन करते हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो, मेरी मेहनत अगर आपको लग रही है कि कुछ मैंने की है, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है कि लैंग्वेज ठीक नहीं है, या वे नहीं आ रहा सही, या फिर आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।